हेलो स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर नंबर 7 आपके पास मैटर वेव कंटिन्यू करते हैं। मैटर वेव्स क्या होती थी? मैटर वेव्स कि आप क्या कहा था, स्टेटमेंट क्या था कि फॉर एवरी मूविंग पार्टिकल, ध्यान रखना मटेरियल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं अपन, फोटोन्स की नहीं कर रहे। वो रिलेशन क्या वहीं से आया था कि आपके पास क्या है कि अगर कोई भी मटेरियल पार्टिकल है तो उसके साथ कोई ना कोई मास एसोसिएटेड होगा, और अगर वो मूव करता है किसी वेलोसिटी से तो उसके साथ क्या होती है, एक वेव भी एसोसिएटेड होती है। उस वेव को क्या कहा जाता है? मैटर वेव कहा जाता है। तो सिंपल बोलें, फॉर एवरी मूविंग पार्टिकल देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद इट विच इज़ कॉल्ड मैटर वेव। वो क्या कहलाती है आपके पास? मैटर वेव कहलाती है। और उसकी वेव की जो वेवलेंथ है वो कहलाती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा डी ब्रोगली, ठीक है ना, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ। और आपको ये भी बताया था कि नॉर्मल लाइफ में जैसे मासेस की बात करते हो तो फिजिकली आप देखते हो कि उनके मासेस के साथ या फिर बोलिए उनकी वेलोसिटी के साथ क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो जैसे स्टेटमेंट तो क्या है, हर मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, पर जो मासेस हैं यानी कि जो आप देखते हो कुछ मास ऐसे उनकी वेलोसिटी के साथ क्या है, लिमिटेशन से। चाहे आप हेवी मास ले लो, है ना, तब भी क्या होती है, वेलोसिटी के साथ लिमिटेशंस होती है आपके पास। और मास की वैल्यू मान लो 200 किलो, 300 किलो, 5 टन या 10 टन ले भी लेते हो आप, तब भी आपके पास क्या होता है, वो जो वेव आती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो नॉर्मल लाइफ में आपको ऐसी ऑब्जेक्ट्स का वेव नेचर या वेवलेंथ का जो रिजल्ट है वो शो नहीं होता। पर जैसे स्मॉल पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, ये इनका क्या मास बहुत कम होता है। और इनके केस में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाले अपन तो उसकी कुछ वैल्यू आती है और वो एंगस्ट्रॉम की टर्म में चल रही होती है। तो और आपकी जो वेव्स आती है वो जनरली उसकी वेवलेंथ किस में डिफाइंड होती है? एंगस्ट्रॉम में। तो उनके फिनोमिनाज आपको ऑब्जर्व होते हैं। तो और वहीं से ही आपके लिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ बताई थी कि किस तरह से आती है, कहाँ से आती है, दोबारा देख लो एक बार कि क्या था आपके पास। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी कि फॉर एवरी मूविंग पार्टिकल देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद इट हुज मोमेंटम इज h बाई लेमडा, हुज मोमेंटम इज h बाई लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू होगी h अपॉन p, ठीक है। और p यानी कि मेटल पार्टिकल की बात करें, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये वेवलेंथ कहलाती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मास और वेलोसिटी की। तो मैंने कहा फिजिकल मासेस है जिसको आप देख सकते हो, उनकी वैल्यू, मास की वैल्यू कितनी ले सकते हो आप, 2 टन, 3 टन, ये। और उसकी वेलोसिटी के साथ भी क्या है, लिमिटेशन है। तो यानी कि जो h की वैल्यू है वो इन दोनों को कंपनसेट नहीं कर पाती, ठीक है ना। ये बहुत ही जो कम होता है आपके पास, 10⁻⁻34 में चल रहा है। तो इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो आपका जो लैम्डा आता है या वेवलेंथ आती है डी ब्रोगली, वो क्या होती है, बहुत ही कम आती है। तो आपको उनके फिनोमिनाज नहीं दिखते। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 × 10⁻31। तब जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास जो लैम्डा आता है वो एंगस्ट्रॉम की टर्म में आता है, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रॉन और भी मेटल पार्टिकल्स है, छोटे छोटे प्रोटॉन्स हो गए, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, तो उनके साथ जो वेव आती है और उनकी जो वैल्यूज़ आती है आपके एंगस्ट्रॉम में आती है। कल अपन ने लिखा भी था कि 12.27 अपॉन डिवाइड बाय √v। वी क्या था आपके पास, पोटेंशियल था, ठीक है ना। तो वही एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में अपना वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में चलती है। तो उनके फिनोमिनाज, वेव नेचर के फिनोमिनाज अपने को ऑब्जर्व होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वापस, देखो मान लो आपको इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, आपके पास क्या, मास इनटू वेलोसिटी, या सिंपल बोल दीजिए आपके पास ये मोमेंटम है। और काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास हाफ mv², हाफ mv²। तो m से मल्टीप्लाई किया तो और m से ही क्या कर दिया, डिवाइड, तो ये हो गया p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर ये रिलेशन होता है आपके पास p²/2m। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाले तो आती 2mk √, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि लेमडा डी की बात करें तो ये होगी h अपॉन √2mk, ठीक है। रिलेशन ध्यान रखें आप, है ना, रिलेशंस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं रिलेशन से ही क्या होता है आपके पास, डी ब्रोगली वेवलेंथ की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कैसे दी जाती है, आपको बताया था कि कोई चार्ज है आपके पास, इलेक्ट्रॉन है, उसके अक्रॉस v वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। तो इसके पास जो एनर्जी आती है किसकी वजह से, पोटेंशियल की वजह से, जो क्या फॉर्मूला था q × v का, तो q की जगह क्या है e, तो a × v, ये एनर्जी आ गई। और इसी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन दौड़ता है और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अपन कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होगी, e × v के। रिलेशन ध्यान रखें कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं या चार्ज पार्टिकल्स है, आपको उनको एक्सेलरेट किससे किया जाए, सिंपल बोलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किससे किया अपन ने, बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल आएगा, इसी की वजह से आपके पास एनर्जी आ गई। एनर्जी किसके बराबर होगी, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है ना। अब देखो, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उस फॉर्मूले में लिखना चाहता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन के लिए, h अपॉन √2mk, k की जगह क्या हो जाएगा, e × v, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज पुट करेंगे, e की वैल्यूज, h की वैल्यू, तो आपके पास जो मास की वैल्यू तो लैम्डा डी ब्रोगली आया था 12.27 या 24, ठीक है, अपॉन √v।
वी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये था एंगस्ट्रॉम में। ध्यान रखना इस चीज़ का, एंगस्ट्रॉम में होती है। और मान लो कोई भी मेटल पार्टिकल, उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखना चाहते हो आप, तो इसको क्या लिख दो, 2m, ई की जगह क्या लिख दो, q इंटू वी। जो भी पार्टिकल होगा आपके पास उसका चार्ज लिख दीजिए और उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो उसकी वैल्यू लिख दो। तो हर के लिए, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स के लिए भी अपन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन्स के लिए भी निकाल सकते हैं। वैल्यूज़ लिखाई भी थी कल आपको, पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, केवल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ध्यान रखें, बाकी वैल्यूज़ आती है तो आपको गिवन होगा। और ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन आते हैं वो रेशो के होते हैं, कंपेरिजन के होते हैं, ताकि क्या होता है कुछ फैक्टर कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वो कैलकुलेशन फिर उसी टाइप से पूछी जाती है ना। तो आपका इतना ऐसा नहीं है कि भाई टिपिकल न्यूमेरिकल आएगा, आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं कि जैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी एक होती है हाफ mv², यहाँ देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी क्या है, p²/2m है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अगर मान लो मास की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले वाले के अकॉर्डिंग देखें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग देखें तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। पर ऐसा नहीं होता, देखो ध्यान से, कि दो चीज़ें एक साथ नहीं। तो कुछ अजम्पशंस हैं। क्या अजम्पशंस है आपके पास, देखो कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है आपको। अगर आपको मोमेंटम p की वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट है, यानी कि मोमेंटम में कोई वेरिएशन नहीं आता, तो आप ये वाला रिलेशन यूज़ करोगे। यानी कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है और मास बढ़ता है तो फिक्स उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, मास बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके पास मोमेंटम कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, और नहीं है तो कौन सी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे, और ये वेव की इक्वेशन अपन ने लिखी थी। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो चार्ज पार्टिकल्स उनको एक्सेलरेट कैसे किया जाता है, उनको एनर्जी कैसे दी जाती है, और वही एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। अब देखो इनके जो क्वेश्चन है ध्यान, और ये भी कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने कहा लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे, मैटर वेव में भी क्या होता है, लॉजिकल क्वेश्चन ही बनते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इनके जो डेटाज होते हैं न्यूमेरिकल होते हैं, काफ़ी लेंथी होते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो फिर सिंपल फार्मूला बेस ही आएगा, नहीं आएगा तो फिर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन या बोलते जो कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन हैं वो आते हैं ज़्यादातर इनसे। जैसे मैं सिंपल बोलूँ कि आपके पास जैसे लैम्डा बराबर क्या होगा, h/p, या p बराबर h/λ। अगर क्वेश्चन है कि इफ़ मोमेंटम इज चेंज बाय या डिक्रीज बाय 2%, मोमेंटम आपका 2% से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। डिक्रीज भी बोल सकते हो, इंक्रीज भी बोल सकते हो। मान लो 2% डिक्रीज और इंक्रीज, दोनों केस के लिए सोल्व कर लेते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डेल्टा मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2% है। यानी कि याद होगा आपको परसेंटेज चेंज को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मान लो आपको कंडीशन गिवन है कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज़ 2%, तो आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग परसेंटेज चेंज इन लैम्डा बताना है, परसेंटेज चेंज इन लैम्डा बताना है, ये बताना है। मान लो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपका मोमेंटम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं, मान लो पहला केस डिक्रीज लेके करते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से देखें कि मान लो पहला केस लें डिक्रीज, तो मान ली इनिशियल मोमेंटम आपका है 100 और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 98, अगर डिक्रीज हो रहा है तो, ठीक है ना। आप चाहे तो x मान के भी कर सकते हो, पर आसान क्या रहता है, परसेंटेज आपने पढ़ी हुई तो 100 मान के करते हो, उससे आसान से सोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं λ1 की बात करूँ, ये हो जाएगी h/p P1, और λ2 की बात करें तो ये हो जाएगी h/p2, ठीक है। तो चेंज इन वेवलेंथ निकाले, डेल्टा लैम्डा निकाले अपन, तो डेल्टा लैम्डा हो जाएगा आपके पास λ2 माइनस λ1, सॉरी λ2 माइनस लैम्डा, क्योंकि अगर आपका मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो फिक्स है ये डिक्रीज होगा तो ये बढ़ेगा, है ना। तो आपका λ2 माइनस λ1, या ऐसे बोल सकते हो आप सिंपल कि जैसे मोमेंटम चेंज की बात करते हैं, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन तो अपने आप पता चल जाएगा कि डिक्रीज हो रहा है। यानी कि खुद देखो, अगर मैं डेल्टा p की वैल्यू लिखता, सुनना ध्यान से, ये होता p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, p2 की वैल्यू कम हो रही, p1 ज़्यादा, यानी कि नेगेटिव आता है आपके पास, ठीक है। तो उसी तरह से डेल्टा लैम्डा लिखेंगे तो λ2 माइनस λ1, तो ये जो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब डिक्रीज को ही बता रहा है, तो आपको माइनस साइन को कंसीडर नहीं करना है यहाँ पे, है ना। या फिर अगर नहीं कंसीडर कर पाते हो आपका आंसर माइनस में आएगा तो वो डिक्रीज को बता देगा, ठीक है क्या। अब देखो डेल्टा लैम्डा की बात करते हैं, ये होगा λ2 माइनस λ1। अब परसेंटेज चेंज की बात करते हैं, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, λ2 माइनस λ1 किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल के ऊपर, तो λ2 माइनस λ1 अपॉन λ2। यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। λ1 की वैल्यू कितनी है, h/100, और λ2 की वैल्यू कितनी है, h/98, ठीक है। वैल्यूज पुट करो और यहाँ पे सोल्व करो, तो आपके पास इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक। पर इन क्वेश्चंस को देखो एक और तरीके से किया जाता है, जो शॉर्ट मेथड है,
है ना, इससे भी करोगे तब भी आंसर आएगा। और एक दूसरा मेथड जो आपको पहले भी करवा रखे हैं वो मेथड, अगर स्मॉल चेंज आता है तो किस तरीके से सोल्व करते हैं अपन, डायरेक्ट भी इनको सोल्व कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज की वैल्यू की, आपका जो परसेंटेज चेंज यहाँ पे 2% दिख रहा है, यानी कि स्मॉल चेंज आता है, तो इनका शॉर्ट मेथड क्या होता है कि दोनों तरफ लॉगरिथमिक ले लेते हैं अपन और उसको डिफ्रेंशिएट करके चेंज निकाल लेते हैं। रियल मेथड तो यही है, अगर मान लो आपका परसेंटेज चेंज ज़्यादा है तो इसी तरीके से सोल्व करोगे आप, है ना। लेकिन मान लो स्मॉल चेंज, हालांकि मैक्सिमम टाइम स्मॉल चेंज की बात होती है, तो आप इसको देखो इजी मेथड से कैसे कर पाओगे। एक तो मेथड है इसे जो नॉर्मल है, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब देखो इजी मेथड की बात करें, है ना, तो जैसे आपके पास रिलेशन है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लेमडा इज इक्वल टू क्या है, दोनों तरफ लॉगरिथमिक लोगे तो ln लेमडा इज इक्वल टू ln एच माइनस ln पी। ठीक है, एरर के अंदर बताया था मैंने आपको, इस जैसे एरर निकालते हैं ना अपन, उसी के थ्रू को, उसी को मेथड को यूज़ करके अपन यहाँ पर ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। अब देखो डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, डी लेमडा बाई लेमडा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, माइनस डी पी बाई पी। तो इस माइनस का खैर अपन एरर के अंदर आपको याद होगा माइनस साइन कंसिडर नहीं किया जाता, केवल क्या लेते हैं, प्लस ही लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या ले लो, प्लस ले लो। ठीक है, माइनस केवल क्या बताएगा, चेंज को बताता है और कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो डी लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू डी पी बाई पी आ गया। अब देखो डी पी बाई पी कितना, 2% हो रहा है आपके पास, क्या हो रहा है 2%। तो डी लेमडा बाई लेमडा इज इक्वल टू 2% दे रखा आपको। ठीक है, डिक्रीज है आपको अभी देखोगे यहाँ पे साइन किसका था, माइनस का था, और ये डिक्रीज जो आपके पास डेल्टा पी ये भी डिक्रीज है, तो ये माइनस आएगा, कितना आएगा माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको इस माइनस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट ही देख लो। अगर आपके पास डेल्टा पी डिक्रीज होगा तो फिक्स से ये इंक्रीज होगा, यानी कि डेल्टा लेमडा कितना आएगा, 2% आएगा डायरेक्ट। और ये क्या बता रहा है, इंक्रीज को बता रहा है आपके पास। ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो परसेंटेज चेंज भी आ जाएगी। तो 2% यानी कि वेवलेंथ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का आ रहा है, 2% का आ रहा है। मान लो अगर आपके पास इंक्रीज की बात करते हैं, किसकी, अगर मोमेंटम इंक्रीज होता तो आपके पास सेम इक्वेशन होती, यही बनती। इस बार इंक्रीज हो रहा है, ये माइनस था वो प्लस था, तो आंसर आपका आता माइनस में। किस में आता, माइनस में। पर मैंने कहा प्लस माइनस में कंफ्यूज मत हो, आप डायरेक्ट वहाँ देखो, अगर डेल्टा पी बढ़ेगा तो फिक्स से इसको क्या होगा, अगर इनकी इसकी जो डिफरेंस आएगा आपके पास, यानी कि डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा पी। तो अगर ये बढ़ेगा तो फिक्स से वो घटेगा। इस बार क्या होगा, 2% का डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो आंसर दोनों का सेम है, 2% ही है, चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो। तो इस इक्वेशन से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करो, आपको साइन के साथ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लो आपका जो लेमडा है उसकी वैल्यू क्या है, h अपॉन अंडर रूट 2m के, कुछ ऐसा भी लिखा था अपन ने। ठीक है, और मैंने कहा था गैस के लिए बात करते 3 kT आ गया था, ये तो डी ब्रोगली वैल्यू थे मेटल पार्टिकल्स के लिए। अगर गैस पार्टिकल की बात करते हैं तो h अपॉन अंडर रूट 2m के की जगह क्या था आपके पास, काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। ये के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ये के काइनेटिक एनर्जी है। तो इसमें पुट किया था अपने 3/2 kT, तो आपके लेमडा गैस आ गया था h अपॉन अंडर रूट 3m kT। ठीक है, वह टी इज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, अगर सेल्सियस में दे रखा है तो केल्विन में चेंज कर लो। अब मान लो यहाँ पे भी कह सकते हो आप, जैसे बोल दिया कि क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, इक्वेशंस को आगे पीछे कर सकते हैं कि मान लो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो परसेंटेज चेंज है वो मान लो 2% का हो रहा है, मान लो काइनेटिक एनर्जी में 2% का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वेवलेंथ ये बताना आपको, कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, तो डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इंटू 100 ये बताना आपको। ठीक है, तो उसी मेथड को ध्यान रखो जो एरर में बताया गया था आपको, कि क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉगरिथमिक ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ln लेमडा। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आप सिंपल, मैंने कहा था इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट। तो ये हो जाएगा आपके पास ln कितना हो जाएगा 1/√k, यानी कि हो जाएगा k की पावर, जब दोनों तरफ लॉगरिथम लोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, दोनों तो ध्यान रखना, इसमें माइनस वगैरह नहीं लिखा जाता, क्योंकि जब आप लॉगरिथमिक लोगे तो इसका ln लेमडा तो हो ही गया, ये तो कांस्टेंट, इसकी कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 2 है, ये भी कांस्टेंट है, m भी क्या है, कांस्टेंट। अगर आपके पास गैस का मास वेरी नहीं करता तो ठीक है, आपको दे रखा है कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है दे रखा है, उसका मास वेरी नहीं करेगा, केवल किस में चेंज निकाल रहे हैं, k के अंदर। तो आपको दे रखा है कि एक कोई भी पार्टिकल है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी में 2% का चेंज आ रहा है, तो बताइए इसकी वेवलेंथ में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो उसी एरर मेथड वाले को यूज़ करो कि अपन करते क्या, दोनों तरफ फिर लॉगरिथमिक लेते हैं, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आपके पास 1/√k दिखेगा आपको, यानी कि सिंपल बोल दो लेमडा डी प्रोपोर्शनल टू
1/रूट के, ऐसे दिखेगा आपको, है ना। तो दोनों तरफ लोगरिथमिक लोगे तो ln लैम्डा d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln, ठीक है, रूट के, तो k की पावर 1/2। ये ऊपर जाएगा ln लोगे तो माइनस भी आएगा आपके पास, क्या आएगा भाई, लैम्डा लोगे आपके पास ln 1 माइनस, ये जो आपके पास लोगरिथमिक लोगे इसका 1/k का, तो ये होगा ln 1 माइनस ln k, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 1 तो हो गया आपके पास कांस्टेंट, वैल्यू होगी 0, ठीक। तो क्या बचेगा, सिंपल ln रूट के, तो ln रूट के मैंने कहा माइनस को कंसिडर नहीं करना, तो ln रूट के का मतलब 1/2, तो यानी कि ln लैम्डा d इज इक्वल टू 1/2 ln, सॉरी ln, ये l है ना, ln k, ये आ गया। डिफ्रेंशिएट करोगे तो d लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 dk अपॉन k, ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ से बता सकते हो आप। अब इसका शॉर्ट, इतना आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब उस टाइम को उस चीज़ को ध्यान रखें जो एरर में बताया था कि आपको बार बार डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं कि भाई अपने ऐसा लिखे इसको डिराइव करें। आप डायरेक्ट लिखना भी बताया कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, है ना। देखो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, कि जो चीज़ दे रखी है आप सिंपल लिखो d लैम्डा बाई लैम्डा, ठीक है ना। अब ये रूट में यानी कि इसकी पावर क्या है 1/2, तो इसको लिख देते थे इसके साथ में, और यहाँ था dk/k आ जाता था, डायरेक्ट लिखते थे। मान लो अगर आपके पास इस तरह से कोई रिलेशन होता, लैम्डा बराबर 1/2k² होता, सपोज करिए, तो आप क्या लिखते रिलेशन, d लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, आपके पास ये तो कांस्टेंट है ना, k², तो k² है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 जो आएगा, पर मैंने कहा माइनस कंसिडर नहीं करते, आप डायरेक्ट क्या लिखते थे 2dk/k, ठीक है। उस रिलेशन को ध्यान रखें पुराने रिजल्ट को ही, कि आप डायरेक्ट लिखना सीखें। जो भी वेरिएबल है उसके साथ कौन सी पावर है उसको आगे लिख दो, ना तो प्लस लिखना ना माइनस लिखना, बाकी कांस्टेंट को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इन रिलेशन को आप यूज़ करो डायरेक्टली, आपको इतना बार बार इतना लिखने का सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं। आपको जैसा दे रखा है, जैसे यहाँ पर क्या k की पावर कितनी है 1/2, चाहे ये अपोन में है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिखो 1/2, क्योंकि k की पावर क्या 1/2 dk/k। जैसे यहाँ पर k² था तो मैंने आगे 2 लिख दिया, ठीक है, dk/, माइनस आएगा पर आपको माइनस कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो डायरेक्ट सोल्व करो इनको, कि क्या क्वेश्चन है कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी में 2% का चेंज आता है तो कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वेवलेंथ कितना हो जाएगा, तो d लैम्डा बाई लैम्डा इंटू 100, परसेंटेज चेंज दे रखा तो 100 से मल्टीप्लाई 1/2 dk/k इंटू 100, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2, तो यानी कि परसेंटेज चेंज इन लैम्डा कितना आ जाएगा, d लैम्डा इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2, यानी कि 1%, तो यानी कि चेंज इन वेवलेंथ कितना आएगा 1%। डायरेक्ट करो इन क्वेश्चंस को, आपको रिजल्ट को बार बार डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं होती, इस तरीके से, है ना, ठीक है। अब देखो और भी, मान लो अगर आपके पास, मान लो गैस की बात की थी अपने, लैम्डा डी ब्रोगली फॉर गैस पार्टिकल था h/√3mkt। मान लीजिए आपको दो गैसेज दे रखी हैं, हाइड्रोजन मान लो और ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जो भी मानना है। मान लो H2 दे रखा है और N2 दे रखा है ना, H2 और N2 दे रखा है। ये मान लीजिए आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 127 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ लें इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशो बताओ, यानी कि किसका, हाइड्रोजन वर्सेस नाइट्रोजन, इनके लिए डी ब्रोगली जो वेवलेंथ आ रही है इनका रेशो बताओ N2, ठीक है। तो रिलेशन में देखो 3 तो कांस्टेंट है, m क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और ये h क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो जब आप रेशो लोगे तो कांस्टेंट चीज़ें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास केवल बचेगा m और t। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट, तो इन्वर्स रिलेशन दिख रहा है तो ऊपर तो आएगा m2 t2 अपॉन नीचे आएगा m1 t1, ये दिखेगा, ठीक है ना। लैम्डा इन्वर्स किसके है, m के और t के। तो आप क्या लिखोगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिखोगे तो वैल्यू ऊपर जाएंगी, तो यानी कि m2 H2, m2 का मतलब यहाँ पर है नाइट्रोजन से, है ना। अब सेकेंड गैस कौन सी आपके पास, नाइट्रोजन, और टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, है ना। और इसके लिए दे रखिए